ओके सो तुम लोग का पावर प्लांट इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जो कि अभी तक शुरू नहीं कराया गया है, तो मैं वो सब्जेक्ट लूंगी। पहले तो एक बार तुम लोग का सिलेबस देख लेते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है? मैम आप इतने दिन कहाँ थे? मैं अभी भी कॉलेज में नहीं हूँ। मैं आईएसएम धनबाद में हूँ। मेरा पीएचडी का कुछ लैब वर्क पेंडिंग था, तो 2 साल से कॉलेज बंद था। अभी 2-3 महीने में काम हुआ है, फिर कॉलेज बंद होने के कगार पे आ गया है। अभी तक बंद नहीं हुआ है मैम। शुभ शुभ बोलो। नहीं मैम, डांगी चाह रहा है कि बंद हो जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, काम होना चाहिए। मेरी पीएचडी अटकी हुई है, जल्दी से पीएचडी होगा तभी तो फिर ज्वाइन करूंगी वापस। जी मैम बिल्कुल। यस मैम। ओके, तो तुम लोग ने ट्रेनिंग वेनिंग की कहीं पे या नहीं? कोई ट्रेनिंग किसी ने, कोई पावर प्लांट में? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। किसी ने कोई ट्रेनिंग की? तुम लोग थर्ड ईयर में हो ना? यस मैम किए थे। कहाँ पे? कौन? सीआरएस बड़का गाना। सीआरएस बरका काना, ये रेलवे का है क्या? नहीं मैम, सेंट्रल रिपेयर शॉप। अच्छा, सीसीएल का मैम। सेंट्रल रिपेयर सीसीएल का। शॉप। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। दि- और कुछ, और किसी ने दि- कोई डीवीसी में या बोकारो स्टील प्लांट में कहीं पे? यस मैम, डीवीसी डीवीसी कहाँ? पंचायत। पंचेत। ओके, तो क्या क्या देखा, किसने किया डीवीसी पंचायत में? मैम डिप्लोमा टाइम किए थे, अभी नहीं किए। ओके, अभी तुम लोग ने किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं की या ट्रेनिंग का परमिशन नहीं मिल रहा है? अभी तो एनपीटीईएल से काम चल जा रहा है ना मैम। एनपीटीईएल तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होगा ना। अब जब तक पावर प्लांट में जाकर के देखोगे नहीं कि अल्टरनेटर कहाँ लगा रहता है, बॉयलर कहाँ लगा रहता है, सीएचपी कहाँ होता है, कैसे कोल जो है वो बॉयलर तक जाता है, और फिर स्टीम जनरेट होता है, स्टीम फिर टरबाइन में जाता है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है ना। किसी ने थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया ट्रेनिंग? मैम उसका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन में काम किया। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, उसमें क्या, मैम उसमें क्या सीसीएल में सिखाया? कोल माइंस में। उसमें क्या मैम सिखाया? उसमें जो कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए वो मशीन वहाँ लगा हुआ है जिसको इलेक्ट्रिक रोप सोविल बोलते हैं। वो मैम पूरा इलेक्ट्रिक है, 6.6 केवी पे काम करता है। तो उसका पूरा वर्किंग फंक्शन और जितना मोटर उसमें लगा हुआ है वो सब हम लोग देखे और उसी के बारे में सीखा। तो बेसिकली काम क्या करता है वो? कोयला निकालता है। कोयला निकाल करके कहीं पहुंचाता है या फिर खाली डिगिंग करता है? मैम डिगिंग करके वो पावर प्लांट सब में सप्लाई करता है। अच्छा। वहाँ पे ट्रेन ट्रेन का वायर मैम उसको सप्लाई किया जाता है। ओके ओके, तो बेसिकली तुम लोग का जो सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, नाम से ही तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को जो पावर प्लांट है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके बारे में, उसके जो प्लांट्स है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। इंडिया में कितना, किस किस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, किसी को कोई आइडिया? 2 टाइप का इलेक्ट्रिकल जनरेशन इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड वाइड होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल पावर जनरेशन और एक को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल
पावर जनरेशन। तो कोई आइडिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है? सी ये ना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो अगर मैं एक लाइन से पढ़ाना शुरू करूँगी आँख बंद करके तो तुम लोग के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा कि हम लोग थोड़ा डिस्कशन करके आगे बढ़े, ताकि तुम लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्लास में तुम लोग आओ, नहीं तो दूसरे दिन से आना बंद कर दोगे। ठीक है, मैं मैम नोट मेजरमेंट टाइप से पढ़ाइएगा, ताकि समझ में अच्छा से आएगा। मेजरमेंट समझ में आया था? मैम इंटरेस्ट से पढ़ा रहे थे तो अच्छा लग रहा था, उसी टाइप से पढ़ाइए पावर प्लांट में। अरे बाप रे, ऑर्डर संजय संजय जी का ऑर्डर है, अच्छे से पढ़ाइएगा। और मैम जैसा गाना हाँ क्या? जैसा गाना गाते हो वैसा अरे पढ़ाइएगा मैम। बाप रे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है गाना गाने में इंटरेस्ट आता है ना, तो तुम लोग को इंटरेस्ट आना चाहिए ना पहले तो। गाना तो मैं अकेले गाती हूँ, उसमें उसमें 10 लोग थोड़ी गाते हैं, लेकिन पढ़ाई में क्लास में तो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो। तो जब तक इंटरेस्ट तुमको नहीं आएगा तब तक कैसे कैसे सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। इंटरेस्ट लाने के लिए सबसे पहले तो कुछ चीजें तुम लोगों को जाननी पड़ेंगी और कुछ चीजें मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं एक मतलब क्लास ऑन करूंगी, स्क्रीन शेयर करके बोलना शुरू कर देती हूँ, बोलते जाती हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि इंटरैक्टिव क्लास रखते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग आंसर दो, मुझे सही समझ में आएगा तो सही बोलूंगी, गलत समझ में आएगा तो बताऊंगी कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं कि क्या पढ़ना है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि तुम लोग का ये सेमेस्टर शायद मिड सेम 1 हो चुका है ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स में, है ना? तो यस मैम। तो जल्दी कवर करना है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं कोशिश करूँगी तुम लोग को कुछ नोट्स देती हूँ, और नोट्स तुम लोग पढ़ो, पढ़ करके फिर क्लास में आओ, फिर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है इस सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसी तरीके से हम लोग को जल्दी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग को सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग को पढ़ना है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड देयर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, देयर लेआउट, स्टीम, हाइडल, डीजल, एमएचडी, जो भी डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स हैं उनका लेआउट कैसा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइडल पावर प्लांट का जो लेआउट होगा, लेआउट मतलब कि एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन और उनका डिज़ाइन। ठीक है, जैसे हाइडल का होगा, हाइडल का कुछ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन अलग होता है, स्टीम पावर प्लांट का कुछ अलग होता है, गैस का कुछ अलग होता है। जो एरिया रिक्वायर्ड होता है इन पावर प्लांट्स को कंडक्ट कराने के लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाइडल का अपना होता है, स्टीम का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लेआउट कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम अगर किसी ने देखा होगा तो स्टीम पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट देखा होगा, बाकी न्यूक्लियर और गैस आई थिंक तुम लोग ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इस रीजन में, इस रीजन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में नहीं है। विंड शायद किसी ने देखा हो, अगर उड़ीसा में देखा है तो लेकिन बहुत लिमिटेड है, तो शायद ही किसी ने देखा होगा। So we will study about the layout of different types of power plants. Combined power cycle. Power cycle मतलब कि देखो, मैं एक फॉर एग्जांपल तुम लोग को एक चीज दिखाती हूँ। व्हाट इज पावर साइकिल, क्या होता है पावर साइकिल, लिखा हुआ है, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो जैसे कि एक रैंकाइन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, इस पावर कन्वर्जन को। तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है? रैंकाइन साइकिल होता है जहां पर हम एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ मॉडल यूज्ड टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम टरबाइन सिस्टम्स।
ठीक है, ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये फिगर जो है ये स्टीम टरबाइन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और जैसे कि तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ये एक पंप है, दिस इज द बॉयलर, यहाँ से ये टरबाइन है और ये तुम्हारा कंडेंसर है। तो ये इंटायर साइकिल ये पूरा एक साइकिल में ये काम चलता रहता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे ही तुम कोल जो है, कोल को जो है वो बर्न करते हो, कोल कोल का जो पाउडर क्रशिंग के बाद जनरेट होता है, उस पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम पावर प्लांट में उसको बर्न करते हैं। ठीक है, उससे उसके कोल के बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट जाता है बॉयलर के अंदर। और बॉयलर में क्या है, बॉयलर में वाटर है। ठीक है, तो ये जो वाटर है बॉयलर के अंदर, ये इस हीट से जो कोल से जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, उस हीट की वजह से ये जो पानी बॉयलर के अंदर है वो इवेपोरेट होता है, वो बॉयल होता है और उससे वहां पे बनता है, यहाँ पे बनता है स्टीम। ठीक है, ये जो स्टीम है, इस स्टीम को हम लोग कहाँ पास कराते हैं, टरबाइन में पास कराते हैं। ये जो टरबाइन है, इसका जो शाफ्ट है, ये किससे जुड़ा होता है, अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। इसका जो टरबाइन का एक शाफ्ट होगा और वो शाफ्ट जो होता है वो कपल्ड होता है अल्टरनेटर से, जो कि हमारा पावर को जनरेट करेगा। अल्टरनेटर का जो शाफ्ट है जिस स्पीड से, जिस आरपीएम से घूमेगा, उस आरपीएम के हिसाब से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, वो जनरेट होगा। तो बेसिकली हम एक बॉयलर है, बॉयलर में हम कोल की मदद से या कोई भी फ्यूल, ठीक है, कोल इज अ फ्यूल। फ्यूल मतलब किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम उसको एक इग्निशन के लिए एक फ्यूल देते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, वैसे ही कोल हो गया। तो कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सारा क्या है, दिस इज अ फ्यूल विच वी गिव फॉर द इंजन टू इग्नाइट। तो यहाँ पर फ्यूल का काम करता है हमारा कोल। इसीलिए मतलब कोल इंडिया इतना कोयला जो निकाल रही है और भेज रही है एनटीपीसी में, डीवीसी में, सब जगह, क्योंकि बेसिकली यही कोयला जो है ये यूज होता है बर्न होकर के इस बॉयलर में जो वाटर है उसको इवेपोरेट करेगा, उसको स्टीम बनाएगा। स्टीम बनाने के बाद ये स्टीम जो है वो टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उसको रिवॉल्व कराएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्पीड से हम यहाँ पर स्टीम को फ्लो करा रहे हैं, उस स्पीड के हिसाब से हमारा सब जगह कंट्रोलर लगा रहता है। ठीक है, अगर हमको पावर जो है वो कट डाउन करना है, शट डाउन करना है एक सिस्टम, या मान लो 20 मेगावाट पावर जनरेशन का अल्टरनेटर है तो हमको 10 ही मेगावाट चाहिए, या 15 मेगावाट हो रहा है जनरेट, हमको 20 मेगावाट चाहिए। तो यहाँ पर हर जगह कंट्रोलिंग वॉल्व्स होते हैं। स्टीम को हम इस ये जो पाइप जैसा जो सेक्शन दिख रहा है उसको हम कंट्रोलिंग वॉल्व से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टीम जाता है टरबाइन में। ऑब्वियसली सारा स्टीम जो है वो टरबाइन को के ब्लेड्स को घुमाएगा और कंडेंस होकर के इस कंडेंसर में, ये भी एक टाइप का ऐसा सिलेंडर टाइप का होता है कंडेंसर। यहाँ पर जो स्टीम पास हो रहा है टरबाइन से, पास होने के बाद वो कंडेंसर में जाता है और कंडेंस होके वापस से वाटर के फॉर्म में यहाँ पर सैचुरेट होता रहता है। ठीक है, मतलब कंडेंसर में क्या होगा, ये जो स्टीम जो हमने टरबाइन को भेजा था वो वापस से वाटर के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको वापस से स्टोर कर रहे हैं। फिर से ये जो कंडेंसर से हम इस पानी को बॉयलर तक भेज सकते हैं। ठीक है, अगेन दिस ये जो वाटर है, ये वाटर पंप से होकर के बॉयलर तक वापस जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल है। ठीक है, इसी साइकिल का बात किया गया था तुम्हारे सिलेबस में, जो हम लोग सिलेबस देख रहे थे कि कंबाइंड पावर साइकिल्स, उसका कंपैरिजन, उसका सिलेक्शन। ठीक है, लोड ड्यूरेशन कर्व्स, ऐसे जैसे एक रैंकाइन साइकिल दिखाया वैसे ही और भी कुछ साइकिल्स होते हैं जो कि अलग अलग। ये तो तुम्हारा रैंकाइन साइकिल किसके लिए है, स्टीम पावर प्लांट के लिए है। वैसे ही हाइडल पावर प्लांट के लिए होगा, वैसे ही एमएचडी के लिए होगा। तो अलग अलग पावर प्लांट्स के लिए अलग अलग टाइप का साइकिल होता है जो कि हम लोग को पढ़ना है। Then there is load duration curves, steam boiler and cycles, high pressure and supercritical boilers,
फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली ना ये सारी डिफरेंट टाइप के जैसे बॉयलर्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टीम पावर प्लांट में, उसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है। हाई प्रेशर टाइप का होता है, सुपर क्रिटिकल टाइप का होता है, तो अलग अलग टाइप के बॉयलर हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में तो ये हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी? ये तो तुम लोग को पता है। बोलो। सी डिस्कस, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगा क्लास, जो कि मैं चाह नहीं रही हूँ कि बोरिंग हो जाए। मैम, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जीज जितने भी है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और कन्वेंशनल एनर्जी जो पहले से है जैसे कि कोल, ये सारा कोल और पेट्रोलियम, ये सारी चीजें, डीजल एटसेट्रा, ठीक है। तो इनको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्यों बोलते हैं? इन मैम दोनों क्योंकि वर्ड्स ये में क्या? कन्वेंशनल वाला रिन्यूएबल है मैम, इसको दोबारा यूज किया जा सकता है, बट नॉन कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल वाला रिन्यूएबल है। हाँ, हाँ, और वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। तो ये डिफरेंस है। एनी अदर डिफरेंस? इसको मैम यूज ये कर फाइनाइट होता है, हाँ, कौन सा? लिमिटेड सोर्स में रहता है। कन्वेंशनल एनर्जी जो है मैम वो लिमिटेड रहता है, और वो है कि अनलिमिटेड है। और पॉल्यूशन भी वो देता है मैम, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में करता है, नॉन कन्वेंशनल पॉल्यूशन नहीं करता है। ओके, सो तुम लोगों ने सारे एडवांटेजेस बताए नॉन कन्वेंशनल के, और डिसएडवांटेजेस बताए कन्वेंशनल के। तो लेकिन तुमको पता है कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल की? या इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड भी अगर हम लोग देखें तो नॉन कन्वेंशनल ज्यादा है या कन्वेंशनल ज्यादा है? मैम नॉन कन्वेंशनल ज्यादा है। मैम, रिन्यूएबल ज्यादा मतलब है, कि नहीं नहीं मैम, कन्वेंशनल नॉन ज्यादा है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल को ज्यादा यूज करते हैं, यानी कन्वेंशनल को ज्यादा यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट? यस मैम। हाँ, इंडिया में शायद लगभग 93% जो कंजप्शन है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है। यस। तो ऐसा क्यों है आखिर? जब हमको वर्ल्ड वाइड जब हमको पता है कि हमारे पास कोल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, पेट्रोल लिमिटेड अमाउंट में, डीजल लिमिटेड अमाउंट में है, फ्यूल्स लिमिटेड अमाउंट में है, तो फिर हम क्यों अभी भी कन्वेंशनल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल को नहीं यूज कर पा रहे हैं? व्हाट आर द फ्यू लिमिटेशंस यू कैन थिंक ऑफ? तुमको क्या लगता है कि इस वजह से नहीं यूज कर पा रहे होंगे? ऐसे ही रैंडम गेस। मैम डिमांड ज्यादा है मैम, हाँ, बताओ। डिमांड ज्यादा है मैम, इसलिए ज्यादा आता है रिन्यूएबल का। डिमांड ज्यादा है, और एक दूसरा कोई क्या बोल रहा था? इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, ओके। एनीथिंग एल्स? और ये और ये ज्यादा एनर्जी सर मैम लिबरेट होता है, जनरेट करता है। रिलायबल है या नहीं है? नहीं है मैम, और रिलायबल एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कम है इसका। अगर हम सोलर और विंड की बात करें तो क्या ये रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? नो मैम। तो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो आता है वो है रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एक ऐसी चीज है कि नाउ अ डेज इन द प्रेजेंट सिनारियो each and everything is dependent upon the electrical power we are generating and we are getting, ठीक है। कंज्यूमर बिना इलेक्ट्रिसिटी के 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुम लोग भी गाली देते होगे पावर वालों को कि लाइट काट दिया, ठीक है। तो बिना पावर के 1 घंटा भी आजकल
वर्ल्ड वाइड कोई सरवाइव नहीं कर सकता है, ना प्लांट्स चलेंगे, ना ऑफिसेस चलेंगे, ना कोई हॉस्पिटल्स चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली द पावर वी आर आस्किंग फॉर, वी वांट इट टू बी वेरी रिलायबल, मतलब होना ही होना चाहिए। कोई ऐसा कंडीशन नहीं हो कि आज बारिश हो गई और धूप नहीं निकला तो हमको पावर नहीं मिला, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सोलर एंड विंड, तो ये पावर किस टाइप का पावर है? ये पावर हम जनरेट करके स्टोर करते हैं, ठीक है, एंड देन वी यूज इट, ठीक है। ये पावर जनरेट होता है, स्टोर होता है और फिर हम यूज करते हैं। रैदर अगर हम स्टीम पावर जनरेशन की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, पावर जनरेट होता है और ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। यहाँ पर पावर जनरेट होता है, स्टोर होता है, उसके बाद ट्रांसमिट होता है कहीं। तो ये जो स्टोरेज है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जिस इससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो एनर्जी पावर जनरेट कर रही है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली देर आर फ्यू वेरी ह्यूज लिमिटेशंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसकी वजह से अभी भी हम लोग काफ़ी हद तक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट है। जैसे कि तुम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि दिस इज दी जनरेशन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-20, और उसके हिसाब से कितना है? थर्मल इज 75.09%, जो कि 95% के आसपास हुआ करता था एक ज़माने में, व्हेन वी वर किड्स, 2004-5 तक ये और ज़्यादा हुआ करता था, इट वाज अराउंड 90%। बट अब क्योंकि चीज़ें अब बिकॉज अ लॉट ऑफ सोलर power plants has been established in India, in Rajasthan, in Haryana and गुजरात, इस एरिया में बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स, मध्य प्रदेश में बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स अब इंस्टॉल हो गए हैं। ऑल्सो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं या कुछ फर्म्स ऐसे हैं जो कि अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं यूजिंग सोलर पावर प्लांट, यानी कि उन्होंने अब पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लेना छोड़ दिया है। वो खुद अपना सोलर पैनल उन लोगों ने लगवा लिया है, और जितना उनका खुद का कंजप्शन है उतनी एनर्जी वो खुद अपने पैनल से जनरेट करके और अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स देखे होंगे तुमने। आई डोंट नो इफ तुम लोग शिरडी ऐसा कोई मंदिर गए हो तो वहाँ पर भी देखोगे कि वो लोग अपना सोलर पैनल लगा करके और उनका जो खुद का कंजप्शन है उतना इलेक्ट्रिसिटी वो खुद जनरेट करते हैं, rather देन टेकिंग पावर फ्रॉम गवर्नमेंट रिसोर्सेज। तो पहला तुम लोग का टॉपिक था कि इंडिया में कितना, what is the availability of non-conventional and conventional resources of energy in India. So basically this is the condition of 2019-20। so thermal जो है वो 75.09% है, न्यूक्लियर जो है वो 3.33% है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर में क्या क्या लिमिटेशंस हैं जो हम 3.33% यूज कर रहे हैं? इसके बारे में भी तुम लोगों ने सुना होगा कि इंडिया के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो डिमोलिश करने की बात चल रही है, उनको हटाने की बात चल रही है, ऐसा कुछ सही सुना है तुम लोग ने कहीं? कर्नाटका में जो न्यूक्लियर प्लांट है। यस मैम। हाँ, तो एनीवन और यूरेनियम जो लगता है वो भी यहाँ पर रेडिएशन ऑफ, हाँ यस मैम, और उसमें जो यूरेनियम लगता है राइट, मतलब उसका न्यूक्लियर भी पावर वेस्ट प्लांट की बात अगर हम लोग करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आसपास की जो लोकेलिटी होती है अराउंड आई थिंक फ्यू किलोमीटर्स तक हम वहाँ पर कोई रेसिडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो रेडिएशन जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, क्योंकि यूरेनियम यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, एमिशन के लिए, तो उसका जो रेडिएशन होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोगों जो आसपास के जो रेसिडेंट हैं उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट एक्सटेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, जबकि ये भी एक नॉन कन्वेंशनल मेथड है, बट वी कैन नॉट एक्सटेंड इट अप टू
more generation. देन देर इज हाइड्रो। तो थर्मल के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है इंडिया में वो है हाइड्रो। हाइड्रो पावर प्लांट, इंडिया में बहुत सारे हाइडल पावर प्लांट्स हैं। शायद तुम लोगों ने एक दो देखा भी होगा, भाकर नंदा डैम है, और यहाँ पर एक उड़ीसा में कौन सा डैम है जहाँ पर हाइडल पावर प्लांट होता है? आई एम वेरी बैड एट नेम्स, मुझे नाम नहीं याद रहता है। हीराकुद। हीराकुड, राइट। तो हीराकुड आई थिंक इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, और वहाँ पर भी हाइडल पावर प्लांट है, हीराकुड डैम पर ही सिचुएटेड है। तो बेसिकली कोई भी पावर प्लांट है, अगर हम स्टीम या हाइडल की बात करें तो तुम लोग स्टीम पावर प्लांट भी देखे होगे, मतलब जानते होगे कि जनरली वाटर बॉडी के पास ही बनाया जाता है स्टीम पावर प्लांट भी और हाइडल पावर प्लांट भी। तो इसीलिए इंडिया में जो सेकंड नंबर पे पावर प्लांट है वो एक्चुअली हाइडल पावर प्लांट है, जो कि 11.2% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रहा है। देन देर इज सोलर फॉर 3.60%। बायोमास, बायोगैस और गैस हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत लिमिटेड जगह पर हैं, और बिकॉज एक्चुअली गैस पावर प्लांट्स जो भी हैं इंडिया में, कुछ मोस्टली गुजरात में है, गुजरात में गैस पावर प्लांट्स तुमको मिलेंगे। उनका काम बस इतना होता है कि वो स्टीम पावर प्लांट के साथ एज अ हेल्पिंग हैंड पावर जनरेट करते हैं। मतलब कि सपोज कि एनर्जी का जो कंजप्शन है, तुम लोग को पता है कि ड्यूरिंग समर्स जो है वो पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देर इज़ अ पीक ऑफ पावर विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग समर्स। और ऐसे ही अगर विंटर है तो विंटर में भी अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस टाइम पे भी जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो सडनली पीक पर चली जाती है। तो गैस पावर प्लांट क्या करता है, वो सिर्फ पीक आवर्स में, मतलब जब स्टीम पावर प्लांट का एक जैसे लिमिटेड प्रोडक्शन है, सपोज 20 मेगावाट 40 मेगावाट जो भी है, तो स्टीम पावर प्लांट जो है वो लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहा है, बट रिक्वायरमेंट जो है वो डिमांड जो है वो उससे ज़्यादा पीक पे चली गई है, 10 मेगावाट और चाहिए, सडन चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि किसी नई इंडस्ट्री का सेटअप हुआ हो, उस इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट हो, या वेदर कंडीशन ऐसी है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो गैस पावर प्लांट क्या करता है, वो बस एक बैकअप के लिए रखा रहता है। मतलब इंडिया में जो एक्चुअली गैस पावर प्लांट का जो ये है वो यही है कि वो पीक आवर्स में पावर डिलीवर करता है इन इन हेल्पिंग हैंड विद द थर्मल पावर प्लांट्स। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। तो लेट अस गो बैक टू आवर स्लाइड। सो थर्मल पावर प्लांट के बारे में तुम लोग को ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता है। मैं बस एक बार ये थोड़ा पढ़ देती हूँ सो दैट कि तुम लोग को एक दिमाग में रहेगा। So thermal power stations or coal field thermal power plant is the most conventional method, not only in India but worldwide. ठीक है, worldwide thermal power plant are the most conventional method of generating electrical power with reasonably high efficiency. जैसे कि किसी ने बोला भी था कि जो थर्मल पावर प्लांट से जो पावर जनरेट हो रहा है, एफिशिएंसी मतलब कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं, जितना हम कोल लगा रहे हैं, उसके रिवर्स में जो हमको आउटपुट पावर मिल रहा है, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट्स। जबकि हाइडल में ऐसा नहीं होता है। हाइडल में भी एफिशिएंसी जो है होती है वो काफ़ी कम होती है, और हाइडल में जो एरिया हमको प्लांट डेवलपमेंट के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, क्यों चाहिए होता है, क्या रीज़न है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इफ़िशियंसी जो होती है in case of steam या thermal power plant with respect to the input we give to the thermal power plant is very high. ठीक है,
इट यूजेस कोल एज प्राइमरी फ्यूल। फ्यूल मैंने बताया, जैसे कि तुम बाइक में देखते हो कि पेट्रोल इज अ फ्यूल, वैसे ही इन अ स्टीम पावर प्लांट कोल इज द फ्यूल जिसको हम जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट यूजेस कोल एज अ प्राइमरी फ्यूल to boil the water available to the superheated steam for driving the steam turbine। अभी हमने जैसे रैंकाइन साइकिल में देखा था, बस वही चीज है। The steam turbine is then mechanically coupled to an alternator rotor, the rotation of which results in generation of electrical power। Generally in India, coal or brown coal are used as fuel of boiler, which has volatile content ranging from 8 to 33% and ash content of 5 to 16%। मतलब कि volatile content मतलब इतना जो है इतना amount of 8 to 33% of the coal is converting into fuel। वो उतना जल करके वो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, और बाकी जो 5 to 16% है वो ऐश में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग कोई भी कोई भी थर्मल पावर प्लांट अगर गए होगे या जाओगे तो वहां देखोगे तुम लोग कि एक CHP बोल करके सेक्शन होता है, वो थोड़ा दूर पावर प्लांट में होता है, और उसको बोलते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। दूसरा एक होता है ऐश हैंडलिंग प्लांट। और तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट से जो ऐश जनरेट हो रहा है, उस एशेस से आजकल ब्रिक्स बन रहे हैं, ईटा बन रहा है। देखे हो ना, कोई सुना है इसके बारे में? सो लोग उस एशेस को भी रीयूज करना चाहते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऐश इज जनरेटेड एट थर्मल पावर प्लांट्स। तो उस ऐश को यूज करके हम लोग आजकल ब्रिक्स बना रहे हैं, जो कि ब्रिक्स हमारे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज हो रहा है। सो अराउंड 8 to 33% जो होता है कोयला, वो वॉलेटाइल कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे स्टीम को हीट करने में यूज होता है, एंड अदर 5 to 16% इज कन्वर्टेड इनटू ऐश, जो कि वेस्ट होता है और उसको भी हम रीयूज करते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए। टू एनहांस द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, द कोल इज used in the boiler in its pulverized form। What is pulverized form? Pulverization के बारे में तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे। पाउडर्ड फॉर्म। ओके, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसमें कोल को क्रश किया जाता है। ठीक है, कोल बेसिकली बाय ट्रेन्स, जो तुम लोग ने मालगाड़ी देखी होगी, कोल सब तो यहीं के झारखंड के तो देखा ही होगा। तो कोल वाला जो ट्रेन होता है वो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट के में भी ट्रैक्स बने होते हैं, वहां तक जाता है। वहां जाने के बाद हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट में ये जो कोयला होता है उसको गिराया जाता है। वहां से एक कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट से ऊपर इसको लेकर जाते हैं जहाँ पे कोयला को क्रश किया जाता है। मतलब ये जो ब्रिक्स फॉर्म में जो हमारे कोल हैं उनको क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म बनाया जाता है, और पाउडर्ड फॉर्म में इनको जलाया जाता है बॉयलर में। ठीक है, पाउडर फॉर्म में जलाने से इसकी जो एफिशिएंसी होती है, ऐश कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसको पल्वराइज्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, in coal fired thermal power plant, the steam is obtained in very high pressure inside the steam boiler by burning pulverized coal। तो मतलब स्टीम जो बॉयलर है जहाँ पर कोल को फायर किया जाता है या जलाया जाता है, उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, एट अ वेरी हाई प्रेशर जो है वो बॉयलर पे कोल को बर्न किया जाता है। दिस स्टीम इज देन सुपर हीटेड इन द सुपर हीटर टू एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। This superheated steam is then allowed to enter into the turbine. As the turbine blades are rotated by the pressure of the steam, the turbine is mechanically coupled with the alternator in a way that its rotor will rotate with the rotation of the turbine blades। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस वही है जो अभी मैंने तुमको रैंकाइन साइकिल में समझाया कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक्चुअली बॉयलर में कोल को जला रहे हैं, इट इज बर्न्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर, और ये किस तरीके का कोल है? पल्वराइज्ड कोल है। ठीक है, क्रश्ड कोल है। तो इसको हम वेरी हाई प्रेशर पे बर्न करेंगे बॉयलर में। बॉयलर में जो वाटर है इट इज फेड थ्रू अ सुपर हीटेड एरिया, थ्रू सुपर हीटेड चैम्बर जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है।
इसीलिए तुम लोग को कभी भी अगर जब जाओगे एनटीपीसी में या थर्मल पावर प्लांट में, तो देखोगे बॉयलर के आसपास नहीं घुमाते हैं, क्योंकि दूर से ही दिखा देते हैं कि वो बॉयलर है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। बॉयलर में ऊपर तक ऐसा सीढ़ी लगी रहती है, वहाँ तक जाने का ऑप्शन होता है, बट सिर्फ टेक्नीशियंस और जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं वही जाने के लिए अलाउड होते हैं। सो ये जो स्टीम जो बॉयलर में सुपर हीट हो रहा है, हीटेड है, उसको हम टरबाइन के थ्रू भेजते हैं। टरबाइन का ब्लेड्स को रोटेट करते हैं और टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो मैकेनिकली कपल्ड होता है, किससे? अल्टरनेटर से। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा स्टीम इंजन पावर प्लांट का। इस तरीके से हम पावर जनरेट करते हैं इन केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट्स। आफ्टर एंटरिंग इनटू द टरबाइन, द steam pressure suddenly falls, leading to corresponding increase in the steam value. After having imparted energy into the turbine rotors, the steam is made to pass out of the turbine blades into the steam condenser, जो कि अभी तुम लोगों ने रैंकिन साइकिल में देखा था। ठीक है, कि ये जो टरबाइन है, इस टरबाइन से जो स्टीम पास, पहले तो ब्लेड को घुमाने का काम किया, तो बट स्टीम जो है वो हवा में ही रहेगा ना, तो उसको हम कंडेंसर से पास कराते हैं और उसको कंडेंस करके वापस से लिक्विडिफाई करते हैं। जो स्टीम था, जो गैस फॉर्म में था, उसको हम कंडेंसर से पास करा के, कंडेंसर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंडेंस करते हैं और उसको वापस से डीवेपराइज करते हैं और कंडेंसर में स्टोर करते हैं, और यूजिंग विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट इज अगेन फेड टू द दिस वाटर कलेक्टेड हियर इज अगेन फेड टू द बॉयलर। ठीक है, सो कहाँ थे हम लोग? The steam is made pass to the turbine blades into the steam condenser of turbine. In the condenser, cold water at ambient temperature is circulated with the help of pump, which leads to the condensation of the low pressure wet steam. In thermal power plants, the heat energy obtained from the combustion of the solid fuel, जो कि usually coal होता है, is used to convert water into steam. This steam is at high pressure and temperature, and this steam is used to rotate the turbine blade. Turbine shaft is connected to the generator. Okay, so basically तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि फुल प्रोसीजर क्या है स्टीम पावर प्लांट का। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्या बोलते हैं, फंडामेंटल है हमारा थर्मल पावर स्टेशन का। अब इसमें अलग अलग टाइप के बॉयलर आते हैं, जो कि तुम्हारे इसमें दिया हुआ है। critical boilers, high pressure boilers, steam boilers, boilers in cycle fluidized bed boilers। तो ये हम लोग को डिफरेंट टाइप के बॉयलर्स पढ़ना है। तो पहले हम लोग थर्मल पावर प्लांट से शुरू करेंगे। थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, उसका जैसे मॉड्यूल 2 है तुम लोग का थर्मोडायनेमिक साइकिल वगैरह। तो पहले हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ लेंगे, उसके बाद हाइडल पावर प्लांट पे जाएंगे। ठीक है, मैं एक जीस्ट तुम लोग को दे दूंगी कल की क्लास में हाइडल पावर प्लांट का भी, कि हाइडल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में क्या डिफरेंस है और दोनों के सेटअप में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो हम लोग कल एक बार डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है। ठीक है, तुम लोग को लेआउट भी पढ़ना था। सो थर्मल पावर स्टेशन का ये एक लेआउट है जो कि तुम लोग को दिख रहा है। सी तुम लोग को इस पेपर में, क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर है, इसलिए तुम लोग को लेआउट वगैरह, अगर इन केस अगर तुम लोग का ऑफलाइन एग्जाम होता है तो लेआउट वगैरह बनाने के लिए आएगा, तो ये सब देखना पड़ेगा, देख करके बनाना। ठीक है, एक और चीज जो मैं बोल रही थी तुम लोगों को, कि तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे टीवीसी मैथन है या एनटीपीसी रिहन नगर, शक्ति नगर, सोनभद्र है, अगर तुम लोग उसके बारे में गूगल पे भी अगर नहीं घूमने जा सकते हो तो गूगल पे भी जा करके देखोगे, तो ये सारे पावर प्लांट्स रिजर्वॉयर पे बेस्ड होते हैं। रिजर्वॉयर मतलब डैम्स पे बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वाटर की कंजप्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तुमको कभी कभी लगेगा कि अरे थर्मल पावर प्लांट है तो रिजर्वॉयर में क्या ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज कि
सिर्फ हाइडल को ही नहीं, बट इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट भी ये भी रिजर्वॉयर्स पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि इनको स्टोर्ड वाटर चाहिए होता है एट अ सर्टेन प्रेशर, एट अ सर्टेन हाइट, सो दैट कि ये अपने प्लांट में उसको यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थर्मल पावर स्टेशन में ये देखो ये रिवर है, ये रिवर जो है ये एज अ रिजर्वॉयर इसका काम कर रहा है। अगर आसपास कोई रिवर नहीं है तो हम डैम्स के आसपास अपना थर्मल पावर प्लांट सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कोल का स्टेशन। यहाँ से देखो कोल हैंडलिंग, इसको अगर हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट बोले तो ये कन्वेयर बेल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट से होकर के हमको बॉयलर तक अपने कोल को भेजना होता है। तो जनरली थर्मल पावर प्लांट में ऐसा कोल हैंडलिंग प्लांट होता है जहाँ पे एक हाइट से तुम्हारा कोल जो होता है वो क्रशर में जाता है। पहले क्रशर में जाता है, क्रशर से होकर के फिर वो क्रश होने के बाद बॉयलर में जाता है, और इस बॉयलर में यहाँ नीचे में इसको बर्न किया जाता है। बॉयलर में इस तरीके के ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, ये तुमको ट्यूब्स दिख रहा है, इस तरीके का ट्यूब होता है। तो ये जो ट्यूब्स हैं इसमें इसके थ्रू जो वाटर है वो फ्लो होता है। यहाँ से देखो रिवर से जो ये वाटर जा रहा है ये इन ट्यूब्स में फ्लो होता है, और ये जो कोयला जल रहा है इसके बर्निंग की वजह से ये जो ट्यूब्स में वाटर है ये हीट अप होता है। ठीक है, ये हीट होने के बाद इसका जो स्टीम है ये इस टरबाइन में भेजा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से ये इस टरबाइन में ये जो स्टीम है ये भेजा जाएगा, और ये जो टरबाइन है ये कपल्ड होता है हमारा जनरेटर से। ठीक है, ये हमारा जनरेटर सेटअप है, और ये यहाँ पर देखो ट्रांसमिशन लाइन बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मर है। तो दिस इज द जनरेटर, दिस इज द टरबाइन विच इज कपल्ड विद ईच अदर मैकेनिकली। स्टीम यहाँ से फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर जो स्टीम जो टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने के बाद कंडेंसर के हेल्प से कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के वापस से बॉयलर में सर्कुलेट होगा। तो ये जो कंडेंसर और जो बॉयलर होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, सो दैट कि स्टीम जो यहाँ पर कंडेंस हो रहा है टरबाइन के पास वो कंडेंसर में जाके स्टोर हो जाए, स्टोर होने के बाद वापस से बॉयलर में यूज हो जाए। ठीक है, सो दिस इज दी टिपिकल थर्मल लेआउट ऑफ अ पावर प्लांट। अब कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे तो देखो मैंने अभी बोला था जैसे कि कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट का काम ये होता है कि जो भी कोल जो आ रहा है हमारा कोल स्टेशन से, जैसे कि यहाँ झरिया हो गया, ये सब कोल स्टेशन से जहाँ से भी आ रहा है वहां से एक ट्रैक बना रहता है, रेलवे का ट्रैक, जहाँ तक तुम्हारा ट्रेन्स जाती है, तो वह उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। ठीक है, देन देर इज अ स्टोकर। स्टोकर मतलब जहाँ पर हम सारे कोयला को निकालते हैं और मतलब स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं स्टोकर। उसमें से भी जो कोल्स हैं उसमें से भी ना जो बेकार कोल होता है उसको अलग किया जाता है, जो यूजफुल कोल होता है उसको छाटा जाता है। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में ये भी होता है, तो उसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्टोकर। फिर पल्वराइजर। पल्वराइजर मतलब क्रशर, जहाँ पर कोल तुम्हारा सॉलिड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में क्रश होगा। बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर, मतलब सुपर हीटर के बाद जो एक प्री हीटर लगाते हैं हम लोग, सो दैट कि वो और लेवल पर हीट हो सके। ठीक है, ये एक्चुअली ये तीन, जैसे कि तुम लोगों को मैंने सीआरओ में दिखाया होगा ना, सीआरओ में भी तुम्हारा तीन लेयर था जहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ये होते थे, एक्साइट होकर के जाते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हीटर में भी तीन चार लेयर होते हैं, सुपर हीटर, प्री हीटर, रीहीटर, ऐसा करके तीन चार लेयर है। फाइनली देर इज अ कंडेंसर। प्राइमरी एयर फैन। प्राइमरी एयर फैन का मतलब काम यही होता है कि जो ये इतना हीटिंग अप हो रहा है उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम एक एयर फैन लगाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसी को बोलते हैं प्राइमरी एयर फैन। ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली तुम्हारा एग्जॉस्ट का काम करता है प्राइमरी एयर फैन। देन देर इज टर्बाइन, ड्राफ्ट फैन एंड चिमनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर ईएसपी चैम्बर शायद तुम लोगों ने नहीं देखा, मैं इसके बारे में बताऊंगी ईएसपी चैम्बर क्या करता है। अब सब एक ही दिन बताने से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देन देर इज अ कूलिंग चैम्बर, कूलिंग टावर,
एश हैंडलिंग प्लांट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड स्विच यार्ड। तो बेसिकली ये पूरा किसी भी थर्मल पावर प्लांट में इन सारे चीज़ों का सेटअप करना पड़ेगा। तो एरिया अकॉर्डिंगली अगर तुम सोचो तो तुमको स्विच यार्ड के लिए एरिया चाहिए, तुमको पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए एरिया चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो मतलब है ही, ठीक है, ये सब तो जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो दिस मच ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड, वेयर एज इफ यू कंसीडर दिस विद अ सोलर पावर प्लांट, तो सोलर पावर प्लांट में ये सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं, ठीक है। सोलर पावर प्लांट में ये सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। सो अगर एरिया ऑफ कंजप्शन अगर दोनों की बात करें हम, थर्मल पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट की, तो सोलर काफ़ी कम एरिया में इसको सेटअप किया जा सकता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा कंजप्शन कितना है, इसका पावर का कंजप्शन कितना है। थर्मल पावर प्लांट के लिए या हाइडल पावर प्लांट के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। सो कहने का मतलब इतना ही था। दिस इज़ द लेआउट, जैसे कि ये तुम्हारा पूरा चिमनी के फॉर्म में बना हुआ है, उसको इजीली अगर तुम लोग ड्रॉ करना चाहो तो ये सेम चीज़ है, उसको लेआउट के फॉर्म में फिगर के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा कोल हॉपर है या कोल हैंडलिंग प्लांट है, यहाँ से क्रशर में जा रहा है, क्रशर से हीट हो रहा है, हीट होने के बाद ये बॉयलर है, बॉयलर का जो ट्यूब्स तुमने ऊपर देखा था वही ट्यूब्स है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द सेम लेआउट जो तुमने ऊपर देखा, उसी का एक दोबारा वर्जन है, ईजियर वर्जन है। नाउ अगर मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट की बात करें, तो मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि तुम लोगों ने जैसे कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक पढ़ा होगा, वैसे ही मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट में भी एक लूप होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोगों को बहुत सारा लूप दिख रहा होगा और कंट्रोलिंग वॉल्व्स दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन वॉल्व है, यहाँ पे बॉयलर फीड पंप है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे वॉल्व हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम ईच लेवल पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे एयर प्री हीटर बॉयलर में जा रहा है और उसका जो फ्लू गैसेस है बॉयलर में जब स्टीम कोयला को हम जला रहे हैं तो वहाँ पे गैसेस फाउंड होगा, ठीक है। कोयला तुम्हारा कोल जब जलेगा तो अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और भी बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उस गैसेस को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक चिमनी लगाते हैं, जो चिमनी से तुमने देखा होगा कि धुआं निकलता रहता है। सो दैट इज कनेक्टेड टू द बॉयलर, और जो भी कोयला जलने से जो भी फ्यू गैसेस हैं, वो गैसेस जो है वो एयर के फॉर्म में इस चिमनी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। नाउ जो तुमने अभी पढ़ा पहले इकोनोमाइजर और सुपर हीटर, ये बेसिकली ये सारा कनेक्शन जो है वो बॉयलर से होता है। ये एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ बनाता है एयर का, जो कि एयर को जो तुम्हारा यूजफुल एयर है या यूजफुल अमाउंट ऑफ स्टीम है वो तुम्हारा बॉयलर के अंदर रह जाएगा, और जो अनयूजफुल अमाउंट ऑफ स्टीम है वो उस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी को सेग्रीगेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम डिफरेंट सेक्शंस में इसको हीट करते हैं, सुपर हीटर में, फिर इकोनोमाइजर में, फिर एयर प्री हीटर में। सबका अपना अपना काम है, वो लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर दिया भी हुआ है, ठीक है। मैं तुम लोग से ये PDF जो है वो शेयर कर रही हूँ, और एक गूगल क्लासरूम बना देती हूँ, उसमें PDF वगैरह और जो भी तुम लोग का ये है सिलेबस वगैरह शेयर कर देती हूँ। तुम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ना ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, तो एक बार पढ़ के आओगे तो दोबारा पढ़ने में क्लास में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। कोई है या फिर नहीं है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको एक बार इस तुम लोग, PDF को भी भेज दीजिएगा मैम।
डाउनलोड किया है और एक बुक है पीके नाग का। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में भी शायद पीके नाग ही दिया होगा। मैम जैसे मेजरमेंट का हैंड रिटन नोट्स था तो इसका है क्या आपके पास? मेरे पास इसका हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है, क्योंकि ये मैं पहली बार ही पढ़ा रही हूँ ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एक्चुअली पहले मैकेनिकल वाले पढ़ाते थे, तो इसका हैंड रिटन नोट्स तो मेरे पास नहीं है। कोई पर्टिकुलर जैसे कोई टॉपिक जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे इसके हैंड रिटन नोट्स देने का ज़रूरत है, तो वहाँ मैं हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी। ठीक है, इसका इसका जो तुम लोगों का जो रेफरेंस बुक है पीके नाग बोल करके, पावर प्लांट इंजीनियरिंग बाय पीके नाग, तो वो बुक भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। वो बुक मैं शेयर कर देती हूँ तुम लोग के साथ। ठीक है, उस बुक से कहाँ से क्या पढ़ना होगा, पूरी बुक मतलब तो नहीं पढ़ना है, जहाँ से जो तुम्हारा पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम लोग को क्लास में बताते जाऊंगी, उस हिसाब से पढ़ते जाना। ठीक है, ओके। तो यस मैम। अभी आज की क्लास में यहीं ओवर कर रही हूँ। कल कल क्या टाइम पे तुम लोग अवेलेबल हो? मैम तो कल संडे है तो कल 5 बजे से वेबिनार है, उसके पहले फ्री हैं। 5 बजे से वेबिनार है, ओके। 10 बजे से मेरी क्लास है 4th ईयर की, तो आइदर सुबह रख लेते हैं या शाम, मतलब शाम को रखना पड़ेगा, जैसा भी तुम लोग बोलो। जो हमें मदद रखिए। शाम को मैम 3 से 5 रख लीजिए। 3 से नहीं 5? मैम, शाम को मत रखिए। 3 से 5। नो मैम 3 से 5 टीसीएस का यूथ प्रोग्राम चलता है मैम। मॉर्निंग में साढ़े रखिए ना। एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। 10 से 11 सवा 11 तक उन लोगों का चलेगा क्लास। 12 बजे रखूं, अगर तुम लोग 12 बजे आ सकते हो तो। एटलीस्ट मुझे हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए। ठीक है मैम, घर में हाँ, 3 या तो 3 बजे या तो 12 बजे। 12 बजे ठीक है मैम। ठीक है, बाकी लोगों के लिए 12 बजे मैम वेबिनार शायद 3 से 5 है, तो आप हम लोग का 5 पे ले लीजिए। शाम को 5 बजे से? यस मैम। मैम दोपहर 12 बजे। मैम 5 से 8। 5 से 8 तो मतलब 5 बजे सही 3 घंटे बोलते हैं, ये मूवी थोड़ी चल रही है। 3 नहीं घंटे 5 से 6 या 6 से 7। ओके 12 बजे ठीक है मैम। ओके, ठीक है। 12 बजे फाइनल करते हैं, क्योंकि शाम में फिर तुम लोग का भी संडे है, एंजॉय करना। तो 12 बजे 12 से 1-2 बजे जितना भी जो भी टाइम रहेगा उस हिसाब से ले लेंगे। क्योंकि मैं वीकडेज में थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो सैटरडे संडे को क्लास लूँगी। मतलब वीकडेज में भी लूँगी, लेकिन वीकडेज का मतलब मैं तुम लोग को बता दूँगी, जैसे पहले बता दूँगी कि क्लास लेना है। दूसरा कि तुम लोग को ये जो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, 2-3 पीडीएफ है। एक तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, जहाँ से मैं अभी पढ़ा रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली मैकेनिकल में ही चलता है। अगर एनपीटीईएल में जाओगे तो तुम लोग को इसका एक लेक्चर भी मिलेगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, ठीक है, बट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मिलेगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का लेक्चर। तो उसमें से भी तुम लोग वहाँ से भी वीडियो लेक्चर से भी थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो। तुम्हारा काम क्या है कि ये जो पार्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट है, कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट है, इसके बारे में तुम लोग इस पीडीएफ से पढ़ना। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार देख लेना। कल मैं एक बार तुम लोगों को ये हाइडल पावर प्लांट पढ़ाऊंगी, के बारे में बताऊंगी। उसके बाद सुपर क्रिटिकल बॉयलर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो पार्ट्स है वो तुम लोग पढ़ के आना, थोड़ा समझ में आया? मतलब ये जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, प्री हीटर, इकोनोमाइजर, ये सब का इसका जो भी काम है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सब एक बार तुम लोग देख करके आना।
तीन पीडीएफ है, तीनों में तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों पीडीएफ मैं तुम लोग को शेयर कर देती हूँ। ये भी एक्चुअली पावर प्लांट इंजीनियरिंग का ही है। इसमें तुम लोगों को पेज नंबर 8 से तुम लोग के काम का है। ठीक है, सेम लेआउट है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा डिटेल में लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ कोल्स के बारे में भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन है कि कितने टाइप का कोल है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम लोग को टाइप ऑफ कोल वगैरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। तुम लोग को जो मैंने अभी पढ़ाया उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि ये सारा जो पोर्शन है ना, ये पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी कुछ तो मैं बता चुकी हूँ तुम लोग को। 2-3 चीज़ बची हुई है, जैसे सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, रीहीटर, डीएरेटर, तो और ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये 3-4 चीज़ बची हुई है, जिसके बारे में तुम लोग पीडीएफ से पढ़ के आना कल। और नहीं समझ में आएगा तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, मैं लिंक भेज देती हूँ गूगल क्लासरूम का भी। क्लास के बाद तुम लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ। थोड़ा स्पीड अप करके जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए तुम लोग का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन